हेलो गाइस, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द टर्म एंड उनसे रिलेटेड उनके एग्रोनोमिस्ट, यानी कि कौन से साइंटिस्ट किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्होंने क्या शब्द दिया, क्या कॉन्सेप्ट दिया, उनके वैज्ञानिक कौन कौन हैं, उनके बारे में आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं इरिगेशन एग्रोनॉमी की। तो इरिगेशन एग्रोनॉमी के जो फादर हैं आपके डॉक्टर एनजी दस्तानी हैं। अब आप सबसे पहले समझ लीजिए इरिगेशन क्या है। अगर छोटी सी डेफिनेशन आप कही जाए इरिगेशन की, तो इरिगेशन है to supply of water to crop at appropriate interval in calid irrigations. I repeated, supply of water to crop at appropriate intervals is calid irrigations. यानी पौधे की उचित प्रकार से वृद्धि तथा फल फूलन के लिए जो पौधे को उचित मात्रा में पानी जो दिया जाता है अपनी फसल को या क्रॉप को, वह कहलाता है हमारा सिंचाई। या फिर आप कह सकते हो आर्टिफिशियल तरीके से जो पौधे की जो पानी दिया जाता है, जो पानी देने की क्रिया है, हम उसे सिंचाई कहते हैं। ठीक है, तो इरिगेशन एग्रोनॉमी को किसने दिया था? आपके डॉक्टर एनजी दस्तानी ने। इरिगेशन से रिलेटेड हम और कुछ टर्म क्लियर करेंगे। सबसे पहला है हमारा, अगर बात की जाए आपकी इरिगेटेड एरियाज़ की, तो टोटल इरिगेटेड एरियाज़ है हमारा 48.8%। अगर मिलियन हेक्टेयर में बात की जाएगी तो 140 मिलियन हेक्टेयर। एंड रेनफीड एरियाज़ की बात की जाएगी तो वो कितना है? 51.2%। ठीक है, अब इरिगेशन सिस्टम देखो, एक तो होगा इरिगेटेड एरियाज और एक होगा इरिगेशन एग्रोनॉमी। अब साथ में हम बात करेंगे इरिगेशन सिस्टम्स। अगर इरिगेशन सिस्टम की बात की जाएगी कि इरिगेशन सिस्टम का फादर कौन है, तो वो है आपकी के.एल. राव। कौन है आपके? के.एल. राव। ये है आपकी इरिगेशन सिस्टम के फादर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम के फादर कौन है? आपके डॉक्टर एस बेंस। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, जो आपके यूट्यूब पर अवेलेबल है, कि डॉक्टर एस बेंस किसी और के भी फादर हैं। वो किसके हैं अगर याद हो तो आपको? रिले क्रॉपिंग इन इंडिया। रिले क्रॉपिंग के जो फादर हैं आपके भारत में, जो इंडिया में, वो कौन है? आपके डॉक्टर एस बेंस को ही बोलते हैं, बेंस को ही बोलते हैं। और क्रॉपिंग सिस्टम के भी फादर कौन है? आपके डॉक्टर एस बेंस। अगर कहा जाए कि रिले क्रॉपिंग टर्म दिया किसने था, तो वो हो जाएंगे आपके बाईवंत राजेश। ठीक है, ये फाउंडर ऑफ रिले क्रॉपिंग कहा जाता है इनको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग की। इसके फादर है आपके ए.एम. माइकेली। कौन है आपके? ए.एम. माइकेली। नेक्स्ट है आपका SRNF, यानी कि स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के फादर है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने ही बताया था, अगर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में हम स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का प्रयोग करेंगे तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की जो हानि जो होती है, कितने फॉर्म में होती है? 3 फॉर्म में। कौन कौन से? लीचिंग, वॉलेटिलाइजेशन और डिनाइट्रिफिकेशन। इनके थ्रू जो हमारे हानि होती है नाइट्रोजन की, वो कम मात्रा में होगी यदि हम स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का यूज करेंगे। कौन सी है वो? जैसे कि नाइट्रोजन सर्व, ऑक्सामाइड, ठीक है, IBDU है ना, LBDU है ना, अच्छा CBDU ये हो गया। और आपका अगर ऑर्गेनिक की बात की जाएगी तो नीम कोटेड यूरिया। ठीक है, नीम लेपित यूरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं CRI स्टेज ऑफ इरिगेशन इन व्हीट। किसने दिया था आपको? BL भारद्वाज जी ने। BL भारद्वाज साइंटिस्ट थे, एग्रोनॉमिस्ट थे। इन्होंने बताया था कि CRI स्टेज जो है आपकी इरिगेशन की, ये वह क्रिटिकल स्टेज है, यदि आपके पास एक ही इरिगेशन अवेलेबल हो तो आप CRI स्टेज यानी क्राउन रूट इनिशिएशन, शिखर मूल जड़ बनते समय आप सिंचाई दे दीजिए। ये कितने दिन बाद आती है? 20 to 25, यानी 20 से 25 डेज आफ्टर सोविंग, यानी बुवाई के पश्चात आपकी ये स्टेज आती है CRI स्टेज। ये किसने दिया था? आपके BL भारद्वाज वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट बात करेंगे हम फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स। फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स किसने दिया था? निकोलस ने। किस कब दिया था? 1963 में। और एसेंशियलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स क्राइटेरिया किसने दिया था? आपके आर्नोल्ड एंड स्टाउट ने। कब दिया था? 1939 में। इन्होंने क्या क्राइटेरिया दिया था? इन्होंने दिए थे 3 क्राइटेरिया। पहला था कि कोई भी अगर न्यूट्रिएंट्स है या फिर पोषक तत्व है, वह पौधे की लाइफ साइकिल में उसके बिना कंप्लीट नहीं हो सकती। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर उस पौधे में उस तत्व की कमी है तो उसी की पूर्ति उसी से की जाएगी। अगर नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन की उर्वरक से ही की जा सकती है। थर्ड दिया था, वह उसकी चय अपचय क्रिया में भाग लेना चाहिए, यानी कि उसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस में वो इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन रिफाइंड यानी कि आर्नोल्ड साइंटिस्ट ने दोबारा 1954 यानी कि 1954 में ये जो उन्होंने 3 टर्म दिए थे, इन्होंने एक और जोड़ दिया, यानी कि उन्होंने रिफाइंड किया दोबारा। उन्होंने कहा
कि जो टर्म है आपकी जो इरिगेशंस है, जो सॉरी इरिगेशन नहीं, जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, आपके जो न्यूट्रिएंट्स के जो बताया उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी टर्म या फिर किसी भी न्यूट्रिएंट्स की अगर आपकी भूमि में सॉइल में कमी है तो उसी से पूर्ति की जा सकती है। कुछ तत्व ऐसे हैं जिनकी पूर्ति अन्य तत्व से की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके पौधे के लिए नाइट्रोजन की कमी है तो आप उसकी फास्फेटिक फर्टिलाइजर यानी कि डीएपी से पूर्ति कर सकते हो, क्योंकि फास्फोरस में 80% नाइट्रोजन, 18% तो नाइट्रोजन पाई जाती है और 46% आपकी फास्फोरस पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एग्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ एग्रोबायोलॉजी कौन थे आपकी? विलकॉक्स। एग्रोबायोलॉजी का मतलब पर्पस या मोटिव होता है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन या फिर यील्ड, अधिक से अधिक उत्पादन कैसे किया जा सके, वो हम स्टडी करते हैं अपनी एग्रोबायोलॉजी के अंदर, और ये किसने दिया था? हमारे विलकॉक्स साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट बात करेंगे हम IWCPE रेशियो, ये किसने दिया था? परिहार इट एल 1946। नेक्स्ट है हमारे ट्रांसप्लांटिंग इन द परमलेट, ये किसने दिए थे? हमारे डॉक्टर गौतम थे। इन्होंने बताया था कि जो आपका परमलेट यानी जो बाजरा की क्रॉप है आपकी, इसमें ट्रांसप्लांटिंग भी की जा सकती है। अगर बात की जाए ट्रांसप्लांटिंग के लिए कितने किलोग्राम सीड रेट की आवश्यकता होगी आपकी बाजरा की फसल में, तो वो कितना होगा? 2 kg यानी कि 2 किलोग्राम परमलेट में ट्रांसप्लांटिंग के लिए आवश्यकता होगी सीड की। नेक्स्ट बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ द इफेक्टिवनेस, किसने दिया था? आपके नाइकी पोरोविक साइंटिस्ट थे, 1950 में दिया था। बात की जाए एच फॉर हाइब्रिड ऑफ कॉटन, ये किसने दिया था? डॉक्टर सीटी पटेल। डॉक्टर सीटी पटेल साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी एच फॉर हाइब्रिड को दिया था। ठीक है, कहाँ से रिलीज किया था? गुजरात यूनिवर्सिटी से किया था। किस सन में किया था? 1970 में। अब बात करेंगे हम जया वैरायटी की। जया फर्स्ट इंडियन वैरायटी ऑफ राइस। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वैरायटी कौन है? जया। और वर्ल्ड वाइड की IR8। ठीक है, तो डॉक्टर शास्त्री थे जिन्होंने जया वैरायटी को रिलीज किया था, फर्स्ट इंडियन वैरायटी ऑफ राइस। अब लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया था? JV लीबिंग ने इन 1814 में। अब ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके JRF 2020 के एग्जाम में आ चुका है। लॉ ऑफ मिनिमम किस साइंटिस्ट ने दिया था? JV लीबिंग ने दिया था। किस सन में दिया था? आपके 1840 में। नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की। बात होगी तो ब्लैकमैन। देखो आप याद कैसे रखोगे दोनों को? देखो, ब्लैक व्यक्ति हो या फिर कोई हो, उनको कोई ना कोई लिमिटेशंस लगी होती हैं। हर कोई चाहता है गोरा व्यक्ति को पाना, चाहे आपका जीवन साथी हो या फिर कुछ, समाज की यही धारणा है। देखो सच तो सच ही है ना। तो अगर लिमिट की बात आएगी तो लिमिट यानी कि लिमिट किस पर लगी होती है? ब्लैक व्यक्ति पर, बेचारे पर। तो ब्लैक मैन की बात आएगी। ठीक है, और बचे आपके मिनिमम, वो है आपके JV लीबिंग। नेक्स्ट है इंक्रीज यील्ड नाइट्रोजन लो, किसने दिया था? विलकॉक्स साइंटिस्ट ने 1929। विलकॉक्स साइंटिस्ट ने ही दिया था इंक्रीज यील्ड नाइट्रोजन लो। अगर आप नाइट्रोजन लो का प्रयोग करते हैं, लो नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं अपने फील्ड में, तो उससे आपकी यील्ड इंक्रीज हो जाती है अपेक्षा तुलना अधिक नाइट्रोजन देने से। हाई नाइट्रोजन की डोज हम देते हैं अपने फील्ड में, तो होता क्या है, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती रहती है लंबे समय तक, जिससे होता क्या, इंसेक्ट एंड डिजीज का प्रकोप यानी अटैक हो जाता है हमारी क्रॉप पर। ठीक है, तो जो टाइम पीरियड है वो निकल जाता है, जो फ्रूटिंग का टाइम है, जो फ्लावरिंग का टाइम है, एक क्रॉप का एक निश्चित हो जाए, वो निकल जाता है, वो वेजिटेटिव ग्रोथ में निकल जाता है अगर हम अधिक मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। तो हमारे जो साइंटिस्ट थे, विलकॉक्स साइंटिस्ट, उन्होंने बताया कि अगर आप लो नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे तो आपकी क्रॉप की इंक्रीज हो जाएगी यील्ड। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे लीफ एरिया इंडेक्स, ये किसने दिया था? वाटसन ने। किस सन में दिया था? 1947 में। वाटसन साइंटिस्ट ने दिया था लीफ एरिया इंडेक्स। नेक्स्ट बात करेंगे न्यूट्रिएंट मोबिलिटी कॉन्सेप्ट की, तो वो है आपके ब्रे साइंटिस्ट। कब दिया था? RH ने। अब न्यूट्रिएंट मोबिलिटी कॉन्सेप्ट से क्या है, मतलब कौन सा तत्व आपका सॉइल में घुलनशील है और कौन सा तत्व आपका प्लांट में घुलनशील है। अब देखो एक क्वेश्चन बहुत जनरली पूछ रहा था कंपटीशन एग्जाम में, ऐसा कौन सा आपका न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व है जो आपकी सॉइल में तो घुलनशील है, वो सॉइल में तो घुलनशील है, मोबाइल है, लेकिन आपके प्लांट्स में इमोबाइल यानी कि प्लांट में अघुलनशील है। उसका एग्जाम्पल है आपका कैल्शियम। अगर आपसे बात की जाए ऐसा एक न्यूट्रिएंट्स का नाम बताइए जो प्लांट में तो पूरी तरह से घुलनशील हो यानी कि मोबाइल हो, लेकिन आपके सॉइल में इमोबाइल यानी कि अघुलनशील हो, वह ऐसा एग्जाम्पल है आपका फास्फोरस यानी कि P2O5। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने हार्वेस्ट इंडेक्स की। हार्वेस्ट इंडेक्स किसने दिया था? डोनाल्ड साइंटिस्ट ने। कब दिया था? 1948 यानी 1948 में। फिर हमारा ए वैल्यू कॉन्सेप्ट, ये किसने दिया था? डीन एंड फ्राइड ने।
ठीक है। क्या ए वैल्यू कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि प्री रिक्वायरमेंट क्या होंगी कंज्यूमर के लिए, मार्केटिंग के लिए, ठीक है। तो क्वालिटी कंटेंट क्या देखा जाएगा उसमें, जो भी आप प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो कंज्यूमर तक पहुंचाएगा, मार्केट तक सप्लाई करेगा, उसके लिए प्री रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए, ये हम डिस्कस करते हैं अपने ए वैल्यू कॉन्सेप्ट के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम फोटो पीरियोडिज्म कॉन्सेप्ट। ये किसने दिया था, गार्डनर एंड एलार्ड साइंटिस्ट थे, 1920 में दिया था। फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है, देखो, प्लांट रेस्पॉन्स टू द चेंज इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, ठीक है। तो प्लांट का जो रेस्पॉन्स होता है डे एंड नाइट के लिए, वो होगा आपका फोटो पीरियोडिज्म। नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्मोपीरियोडिज्म। थर्मोपीरियोडिज्म किसने दिया था, एफ वेंट ने। अब थर्मोपीरियोडिज्म क्या होता है, देखो, ए फिनोमेना इन विच ग्रोथ और डेवलपमेंट इज promoted by the alternating day and night temperature. I repeated, a phenomena in which growth or development is promoted by the alternating day and night temperature. अगर आपके फोटो पीरियोडिज्म की बात होगी तो वो होगी लेंथ ऑफ डे एंड नाइट की। अगर थर्मो पीरियोडिज्म की बात होगी तो अल्टरनेटिंग डे एंड नाइट टेम्परेचर की, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम वर्निलाइजेशन। वर्निलाइजेशन ये अपना लैटिन वर्ड है, वर्निलाइजेशन लैटिन वर्ड है। ये वर्निलाइजेशन दिया किसने था, लाइसेंको साइंटिस्ट ने। किसने, लाइसेंको साइंटिस्ट ने। होता क्या है, इसमें हम लो टेम्परेचर का प्रयोग करते हैं बाइनल क्रॉप्स या फिर बाइनल प्लांट्स को एनुअल प्लांट्स में बदलने के लिए लो टेम्परेचर का प्रयोग किया जाता है। इसमें वर्नेलिन हार्मोन का भी प्रयोग किया जाता है। कौन सा हार्मोन होता है, वर्नेलिन हार्मोन होता है, ठीक है। लो टेम्परेचर का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमारा जो बायनोल प्लांट्स है, 2 वर्षीय जो प्लांट है वो 1 वर्षीय हो जाता है। जो वह फूल या फिर फल की क्रिया 2 साल में कंप्लीट करता है, वो 1 साल में ही उसके फूल आने शुरू हो जाती हैं और 2 साल से पहले ही वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। किसके थ्रू, वर्निलाइजेशन के थ्रू, ठीक है। तो वर्निलाइजेशन का डेफिनेशन सी देखी जाए तो सेम है कि इंडक्शन ऑफ ए प्लांट फ्लावरिंग प्रोसेस बाय एक्सपोज टू द प्रोलॉन्ग कोल्ड एंड वाटर, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। जो पेनिसिलिन है, ये किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे। कब किया था, 1929 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने बैसिलस रेडिसी कोला, ठीक है। बैसिलस रेडिसी कोला, ये साइंटिस्ट थे, सॉरी, ये था आपका बैक्टीरिया, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, राइजोबियम, जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करता है। ये किसने डिस्कवर किया था, बेंजेरिंग साइंटिस्ट थे, 1890 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोथम स्टेट एक्सपेरिमेंटल स्टेशन। ये जे.बी. लॉस तथा जे.एच. गिलबर्ट 1843 में ये साइंटिस्ट थे, जिन्होंने रोथम स्टेट एक्सपेरिमेंटल स्टेशन को स्थापना किया था, ठीक है। यहाँ पर प्लांट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंटल किए जाते हैं, रिसर्च की जाती है। ये हमारा इंटरनेशनल एक्सपेरिमेंटल स्टेशन है, ठीक है, जो 1976 में बना था, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने रिलेटेड जितने भी टर्म थे, एग्रोनॉमिस्ट थे, उनको डिस्कस किया। आज आपको क्लास कैसी लगी गाइस, तुरंत क्लास में कमेंट में ज़रूर बता देना, और आपको नेक्स्ट लेक्चर किसके ऊपर चाहिए ये ज़रूर अपने कमेंट में बता देना। थैंक यू, गुड बाय।